गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। ई लेक्चर की आज की सीरीज में हम लोग विधि द्वितीय वर्ष LLB सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के सेक्शन 45 और 46 टॉपिक पर पढ़ेंगे। सेक्शन 45 और 46 दोनों ही धाराएं जो हैं वो जॉइंट ट्रांसफर संयुक्त अंतरण से संबंधित है। दोनों में ही ट्रांसफर प्रतिफल के साथ किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि धारा 45 में ट्रांसफर जो है वो दो या अधिक व्यक्तियों को होता है और धारा 46 में भिन्न हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अंतरण किया जाता है। अर्थात सेक्शन 45 में जो जिनको अंतरण हो रहा है वो दो से अधिक है और सेक्शन 46 में जो अंतरण कर रहे हैं सुभिन्न हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अंतरण किया जाता है। तो आज हम इस सीरीज में सेक्शन 45 जॉइंट ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन अर्थात धारा 45 प्रतिफलार्थ संयुक्त अंतरण को पहले यहां पर समझ लेते हैं। Where immovable property is transferred for consideration to two or more persons and such consideration is paid out of a fund belonging to them in common, they are, in the absence of a contract to the contrary, respectively entitled to interest in such property identical as nearly as may be, with the interest to which they were respectively entitled in the fund, and where such consideration is paid out of separate funds belonging to them respectively, they are, in the absence of a contract to the contrary, respectively entitled to interest in such property in proportion to the shares of the consideration which they respectively advanced। अर्थात जहां स्थावर संपत्ति में दो या अधिक व्यक्तियों को प्रतिफलार्थ कोई संपत्ति सेक्शन 38 से 53A तक सब इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है। अर्थात यहां भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर की जा रही है। अर्थात जहां कोई स्थावर संपत्ति दो या अधिक व्यक्तियों को प्रतिफलार्थ अंतरित की जाती है और ऐसा प्रतिफल किसी ऐसे फंड से ऐसी निधि से दिया जाता है जो उनकी साझे की है। इट मीन्स उन्होंने इकट्ठा जैसे जॉइंट अकाउंट कोई खोलता है या दोनों मिलकर के उसमें कुछ जमा करते हैं, उस फंड से दिया जाता है जो उनके साझे की हो। ऐसे फंड से जब दिया जाता है तो वहां अगर दोनों के बीच में कोई भी संविधान नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो उस संपत्ति में जो जिस फंड से वो जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं उस फंड से वो उन हित में क्रमशः वैसे ही हकदार होंगे जो उन हितों के यथाशक्य समान होंगे। अर्थात या तो वो समान हकदार होंगे जिनके वे उस निधि में क्रमशः हकदार थे, या फिर जितना उनका उस प्रॉपर्टी में या उस फंड में शेयर था क्रमशः हकदार थे। और जहां की ऐसा प्रतिफल उनकी अपनी पृथक पृथक संपत्ति से दिया जाता है, पृथक पृथक निधि में से दिया जाता है। अर्थात अगर मान लीजिए वो जो कॉमन जो उन्होंने निधि संचित की है या जो फंड बनाया है कॉमन, उसमें से नहीं दे करके सेपरेटली वो अपने अपने पैसे देते हैं, तो जब अगर उनके बीच में कोई भी संविधान नहीं है तो वे ऐसी संपत्ति में हित के हकदार उसी अनुपात में होंगे जिस अनुपात में उन्होंने कंसिडरेशन का शेयर दिया है।
अर्थात इसको हम ऐसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक 100 रुपए की वैल्यू की कोई प्रॉपर्टी है, दो लोगों की मिलकर है, जिसमें से एक का शेयर 60% है और एक का 40% है। तो जब वो उस संपत्ति को किसी को अंतरित करेंगे या दो या अधिक व्यक्तियों को अंतरित करते हैं, तो जो उनका शेयर है, जिसका 60 है उसको उस अनुपात में मिलेगा प्रतिफल, और जिसका 40 है उसे उस अनुपात में मिलेगा, जबकि उनकी कोई तत्प्रतिकूल संविदा अगर उनके बीच में अगर नहीं है तो वो उस हित के क्रम से हकदार होंगे जितना उन्होंने क्रम से कंसिडरेशन दिया है। In the absence of evidence as to the interest in the fund to which they were respectively entitled or as to the shares which they respectively advanced, such persons shall be presumed to be equally interested in the property। अर्थात जहां पे यह उपधारणा की जाती है कि साक्ष्य के अभाव में, कि कोई भी एविडेंस नहीं है, जैसे मान लीजिए उन्होंने इस बारे में अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया तो एविडेंस नहीं है, तो फिर वे जो उनका फंड है उसमें किसी हित के क्रम से इस प्रकार हकदार होंगे जितना उन्होंने उसमें हित दिया था, और यह उपधारणा की जाएगी कि वे व्यक्ति उस संपत्ति में बराबर का हित रखते हैं। अर्थात जब कोई एविडेंस नहीं है या साक्ष्य का अभाव है तो यह मान लिया जाता है, उपधारणा की जाती है, प्रिजम्पशन है कि वो बराबर के हकदार हैं। shall be presumed to be equally interested in the property। सेक्शन 45 के फुलफिल होने के लिए कुछ आवश्यक तत्व हैं। एक तो सबसे पहले जैसे अपन ने अभी देखा कि पेमेंट बाय कॉमन फंड या फिर पेमेंट बाय सेपरेट फंड, कि अगर कॉमन फंड से उनका भुगतान किया जाता है संचित निधि जो उन दोनों की है, धारा 45 जो है ऐसे मामलों से संबंधित है जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर के कोई संयुक्त संपत्ति संयुक्त रूप से खरीदी हो, फिर वो उस संपत्ति की कीमत ऐसे फंड से दे सकते हैं जो उनका संचित, या ऐसे दे सकते हैं जो उनके अलग अलग फंड हो, पेमेंट बाय सेपरेट फंड। यदि पक्षकारों ने अपने हित के विषय में स्पष्ट रूप से कोई एग्रीमेंट कर लिया कि इतना हिस्सा उसका होगा और इतना हिस्सा दूसरे व्यक्ति का होगा, तो फिर उन्हें उसी प्रकार से उनका हित मिलेगा। और अगर किसी कारणवश ऐसा उन्होंने नहीं किया तो फिर यह प्रिजम्पशन किया जाएगा कि दोनों का आधा आधा है। अब मान लीजिए अगर वो सेपरेट फंड से इसका भुगतान करते हैं, जब वो सेपरेट फंड से करते हैं तो जाहिर सी बात है जितना जितना शेयर वो दे रहे हैं उसी अनुपात में उनके हक मान लिए जाते हैं। कि जैसे 1000 रुपए की कोई प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी तो एक व्यक्ति ने 700 रुपए दिए और एक ने 300 रुपए दिए, तो फिर उनका हक भी उतना ही उसमें माना जाएगा, उतना ही उनका हक उसमें अर्जित होगा। अर्थात जब कोई व्यक्ति कोई संपत्ति पुश्तैनी फंड से और सेल्फ एक्वायर्ड फंड से अगर देता है तो पुश्तैनी फंड में सबका बराबर का हक होगा, पूरे फैमिलीज का जितने भी मेंबर हैं, और सेल्फ एक्वायर्ड में जब वो खरीदता है तो उसके हित निर्धारण में सेक्शन 45 के अनुसार जितना फंड उसने दिया है वो उसका हक उतना उसको मिल जाएगा। श्रीमती राजेश्वरी वर्सेस बाल चंद्रा जैन AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट 179। इस मामले में प्रिजम्पशन संबंधी न्याय विवाद की उपधारणा की जाएगी। यह प्रश्न न्यायालय के सामने
पहुंचा। इस केस में परिवार का एक संयुक्त कारोबार था। सभी पक्षकार एक साथ एक घर में मिलकर रह रहे थे। पक्षकारों के मध्य कोई बंटवारा नहीं था। उन्होंने एक भूखंड खरीदा। उस धनराशि जो उन्होंने दी उस भूखंड के लिए, वो उन्होंने संयुक्त रूप से अर्जित किया गया होना बताया, जिसका कोई प्रमाण उनके पास नहीं था। तो न्यायालय ने यह अवधारणा की कि सभी उपबंध समान रूप से लागू हो जाएंगे। कंट्रीब्यूशन सभी ने बराबर बराबर किया है क्योंकि उनका संयुक्त कारोबार है। अर्थात संयुक्त रूप से जब सब चीजें हैं तो संयुक्त उनका बराबर का हक मान लिया जाएगा। इसी तरह जी अनसुईया वर्सेज पी ए चौधरी AIR 2008 2380 इस मामले में पार्टीशन का एक वाद दायर हुआ। पार्टनरशिप साबित करने के लिए कोई भी लिखित दस्तावेज उन लोगों के पास सबूत के रूप में नहीं था। पार्टनरशिप की का सब्जेक्ट मैटर क्या है, इस पर भी ऑरल पार्टनरशिप उन्होंने कर ली। अर्थात यहां पर भी साक्ष्य का अभाव था। न्यायालय के समक्ष जब इसके हक की बात पहुंची कि किसका कितना शेयर होगा, तो न्यायालय ने यह कहा कि दोनों पक्षों को उपधारणा के आधार पे जो उनका अब तक का क्रियाकलाप रहा या उनका व्यवहार रहा, इस आधार पे अगर उनके बीच में कोई लिखा पढ़ी नहीं है या कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, तो बिजनेस डील के आधार पे उनका यह तय कर दिया जाएगा कि उनके बीच में कितना प्रतिफल जाएगा। अब बात आती है सेक्शन 46 की। सेक्शन 45 और 46 दोनों एक जैसे हैं। सेक्शन 45 और 46 दोनों ही जॉइंट ट्रांसफर से संबंध रखते हैं। सेक्शन 45 में अंतरण दो या अधिक व्यक्तियों को होता है और 46 में भिन्न हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अंतरण होता है। इसलिए आज हम इन्हें यहाँ पर साथ में पढ़ रहे हैं। सेक्शन 46 ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन बाय पर्संस हैविंग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट, अर्थात सुभिन्न हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिफलार्थ अंतरण। जहां किसी संपत्ति में, स्थावर संपत्ति में, उसमें सुभिन्न हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिफलार्थ कोई वस्तु अंतरित की जाती है, वहां जब कोई तत्प्रतिकूल संविदा नहीं हो तो अंतरक जहां उस संपत्ति में उनके हित बराबर मूल्य के होंगे, बराबर बराबर अंश पाएंगे, और जहां असमान मूल्य के हैं वहां अपने अपने शेयर के हिसाब से वो अनुपात में अंश पाने के हकदार होंगे। अर्थात इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सेक्शन 46 में संपत्ति में जब हिस्सा तय करने की बात हो तो जो अनेक हिस्सेदार होंगे, वो जो क्रय राशि है उसका विभाजन उनके बीच में इस प्रकार किया जाएगा जैसे उनके हित बेचने के पूर्व रहे होंगे। जिसका जितना शेयर होगा उतना ही उनको धनराशि दे दी जाएगी। Where immovable property is transferred for consideration by persons having distinct interest therein, the transfers are, in the absence of a contract to the contrary, entitled to share in the consideration equally, where their interest in the property were of equal value and where such interests were of unequal value, proportionately to the value of their respective interest. अर्थात यहां पे जो क्रय राशि है उसका बंटवारा दो तरीके से किए गया।
कि यदि हिस्सेदार बराबर हैं तो बेची जाने वाली संपत्ति में विक्रेताओं के जिस प्रकार हक थे उसी अनुपात में क्रय राशि बांटती जाएगी। अर्थात यदि प्रत्येक का हिस्सा बराबर था तो प्राप्त धनराशि भी बराबर बराबर बांटती जाएगी। जैसे एक मकान मान लीजिए दो व्यक्तियों का है, ए और बी, या चार व्यक्तियों का है, ए बी सी डी। प्रत्येक का हिस्सा 1/4 1/4 1/4। वो उसे 1,00,000 रुपए में बेचते हैं तो प्रत्येक को 1/4 1/4 अर्थात 25,000 प्रत्येक के उनके शेयर के अनुपात में मिल जाएंगे। अब अगर इसको इस प्रकार समझिए कि यदि मान लीजिए हिस्सेदार बराबर नहीं है, यदि हिस्से संपत्ति में बराबर नहीं है तो जिसका जितना हिस्सा होगा उसी अनुपात में उनको धनराशि दे दी जाएगी। जैसे सेम मकान उन्हीं चार व्यक्तियों का है लेकिन ए का हिस्सा उसमें आधा है, 1/2, और बाकी दो लोगों का हिस्सा 1/4 1/4 है। तो जब मकान बिकेगा तो 1,00,000 रुपए में से 50,000 ए को और बी और सी को 1/4 1/4 अर्थात 25,000 रुपए मिल जाएंगे। इसे हम और एक अच्छे तरीके से एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझ सकते हैं। A owing a moiety and B and C, each a quarter share of Moj Sultanpur, exchange an eighth share of that Moj for a quarter share of Moj. There being no agreement to the contrary, A is entitled to an eighth share in Lalpura, and B and C each to a 16th share in the Moj. अर्थात सुल्तानपुर में ए का अंश आधा और सी और डी का 1/4, वे इस मोजे के 8वें अंश का लालपुर में 1/4 अंश से एक्सचेंज कर लेते और दोनों के बीच में कोई भी करार नहीं। अब क्या होगा जब इसको बेचा जाएगा तो ए लालपुर में 8वें शेयर का और सी और डी 16वें शेयर के हकदार होंगे क्योंकि उन्होंने अपने 8वें अंश का 1/4 अंश से एक्सचेंज कर लिया। इस प्रकार आज आपने देखा कि हमने सेक्शन 45 जॉइंट ट्रांसफर फॉर वैल्यू और सेक्शन 46 सुभिन्हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिफलात अंतरण को आज हमने यहाँ पे समझा। दोनों ही सेक्शन में शेयर्स की बात की गई। जितना शेयर जिसका होगा या जितना अंश जिसका होगा उतना ही अंश वो उसमें हिस्सेदारी उसकी तय होगी या उसको जब बेचा जाएगा तो उसी अंश में प्रोपोर्शनेट में उसको धन मिलेगा। या फिर सेक्शन 46 के अनुसार कि जितना अंश होगा उन व्यक्तियों द्वारा जितना वो हित रखते हैं अंतरण किया जाएगा तो उतना उनको प्रतिफल देना होगा। थैंक यू।